नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग मानव विज्ञान पढ़ रहे हैं। एक मिनट, मुझे सभी को पहले म्यूट करना पड़ेगा। अभी हम लोग माधव निदान पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग ना कृमि जब पढ़ रहे हैं तो आभ्यंतर कृमि के लक्षण आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इसमें जो बताया वो हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। इसमें बता रहे हैं कि आभ्यंतर कृमि के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें श्लोक नंबर 6 में देखिए, ऐसा बता रहे हैं कि ज्वरो विवरणता शूलम हृद्रोग सदनम भ्रमः भक्तो द्वेषो अतिसारश्च संजात कृमि लक्षणम। इसका मतलब यह है कि जब अंदर ही अंदर कृमि उत्पन्न हो जाते हैं तो मनुष्य को ज्वर हो जाता है, शरीर जो है वो विवर्ण हो जाता है, मतलब कुछ हरा और पीला रंग का हो जाता है। आमाशय और पक्वाशय में शूल होता है बहुत ज्यादा, मतलब पेट में होगा और इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा शूल होने लगेगा, क्योंकि कृमि जो है ना वो वहां पे काटते हैं, वहां पे काट के और खून सक करते रहते हैं। उसी तरह से बताया है कि हृदरोग हो सकता है। और हृदरोग का एक कारण है कृमि, कृमिज हृदरोग भी बताया है। उसी तरह से सदनम, शरीर शिथिल हो जाता है। फिर बोल रहे हैं भ्रमः, भ्रमः मतलब शरीर जो रहता है ना, वो पूरा शरीर ऐसा लगता है कि बाह्य पदार्थ सब घूम रहे हैं उसको, ऐसा पेशेंट को फील होने लगता है। फिर भक्तोद्वेषा, मतलब खाने में बिल्कुल रुचि नहीं रहती है, क्योंकि पूरा अग्निमांद हो गया है। यहाँ पे आम दोष की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो रही है। सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, वो आम दोष की वजह से हो रहा है। इसी तरह से बताया है कि अतिसार होने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि पेट में उत्पीड़न हो रहा है बहुत ज्यादा, कॉलिकी पेन होके लूज मोशन हो रहा है। भक्त द्वेषो भी है कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ये सारे कृमि के लक्षण दिखाए बताए हैं। और ऐसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं जब वर्म्स हो जाते हैं, हुकवर्म, राउंड वर्म, एस्केरिस, ये सब हो जाते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग अपना कोई कोई अनुभव बताइए, आप लोगों ने कैसे पेशेंट देखे जी। आकांक्षा जी, आपके पास कृमि के पेशेंट आए तो आपने कैसे पेशेंट देखे हैं, कृपया बताएंगे सभी को। जब आभ्यंतर कृमि हो जाते हैं तो अगर देखा है तो बताइए, नहीं तो हम कंचन जी से पूछेंगे। सर आप पूछिए, मैं जर्नी में हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, ठीक है, मैम बता देंगे। कंचन मैम आप बताइए, आपने देखा है पेशेंट जो कृमि के पेशेंट होते हैं, तो ये ज्वर विवरणता ये सब देखा है आपने। जी सर, प्रणाम सर। हाँ सर, एक छोटी बच्ची थी 11-12 साल की। तो जी वो जब आई थी तो उनकी पहली कंप्लेंट थी कि सर ये दोपहर में मतलब एनी टाइम सो जाती हैं। जब भी मतलब कुछ खाया पिया तो सो जाती थी। वो लॉकडाउन पीरियड था तब, तो वो सो जाती थी। मतलब उसके लैपटॉप पे क्लासेस भी चालू रहते थे, तो सोने का उसका ये ज्यादा था। तो फिर मैंने पूरा हिस्ट्री लिया सर। तो उसकी हिस्ट्री में जैसे कि
वो बिरयानी, मुस्लिम पेशेंट थी, बिरयानी उसकी मम्मी जबरदस्ती खिलाती थी, उसको खाना नहीं होता था तो भी जबरदस्ती खिलाती थी। और कुछ दिन से उसको हल्का हल्का ऐसे मोशन पास हो रहा था हर 2-3 घंटे में। तो इतना गहरी नींद सोती थी तो उसको पता भी नहीं चलता था सर कि उसको मोशन पास हो रहा है, और बहुत चिपचिपा रहता था वो मोशन। बिल्कुल मतलब उसका एक्टिविटी जो था ना बहुत ही डल हो गया था। फीवर तो नहीं आ रहा था पर ऐसे उसकी मम्मी हमेशा बोलती थी कि उसका बॉडी ना ऐसे हल्का वार्म लगता है जैसे। पर वो मतलब फीवर की मेडिसिन दे, ऐसे ऐसे फीवर नहीं था, पर थोड़ा सा फीवर हल्का लगता था उनको कि उसकी बॉडी को हाथ लगाए उठाने के लिए तो उसको वार्म लगता था बॉडी। और सर वो मतलब इतनी डल अपीयरेंस में थी, मुझे लग रहा था कि पहले कि दूसरा कोई बीमारी है क्या। पर मैंने जैसे पूछा कि आप उसकी पॉटी वगैरह उसको उनको ही साफ करनी पड़ती थी, तो पूछा मैंने दिखते हैं क्या वॉर्म्स वगैरह, तो वो नहीं बोली। पर मैंने उनको डिवर्मिंग अपनी यहाँ पे कृमिघ्न चिकित्सा ही की सर। तो वो बच्चे 15 दिन में ही काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गया, उसका सोना काफी हद तक कम हो गया था। बाकी एक्टिविटी में उसको मैंने बोला था कि नहीं दोपहर में कुछ तो भी उसको खेलने वगैरह लगाओ या फिर टीवी देखने लगाओ कुछ दिन के लिए, तो फिर थोड़ा थोड़ा आदत चेंज हो जाएगा। पढ़ रही है तो उसके साथ बैठो, फिर ऐसे कर करके उसका सर काफी हद तक। पहले तो मैंने उसको अजमोदादी चूर्ण गुड़ के साथ खिलाया, फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा सा एरेंटेल दिया। तो ऐसे ऐसे करके, और संजीवनी वटी भी चलाई मैंने बहुत बार उसको, आरोग्यवर्धिनी भी दी। ऐसे करके काफी हद तक वो 1.5 महीने में पूरी नॉर्मल हो गई थी। पर फिर भी उनको मैंने बोला था कि इसको कुछ ना कुछ ऐसे देते रहना पड़ेगा कृमिघ्न चिकित्सा। जी सर, ऐसे दिखते हैं सर, पेशेंट दिखते हैं बिल्कुल, और कंप्लेंट भी ऐसी दिखती है। जी जी, सर। बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, किसी का कोई अनुभव है तो। डॉक्टर पवन कुमार जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? अंजना मैम, प्रभात पांडा जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते, प्रणाम, बताइए ना। सर सूल और अरुचि तो कॉमनली मिलते हैं सर बच्चों में, जी ये फ्रिक्वेंटली आते हैं ऐसे। और कुछ केसेस में विवरणता जो पेल पेल लुकिंग में आते हैं, जो पेल अपीयरेंस में, जी ये भी मिलते हैं। जी फूकवार में ज्यादातर पेल हो जाते हैं, ये एनेमिक हो जाते हैं। जी। प्रणाम अंजना सर। मैम, हाँ प्रणाम, बताइए सर। सर जैसे कंचन मैम ने बताया, मैम कह रहे थे जैसे वो बच्चा लेटा हुआ था तो क्या उसको मतलब होश रहता था, लेटे हुए पता लगता था बस जैसे एक तो अनकॉन्शियस टाइप हो जाता है बच्चा, वैसा लगता है। कई बार हम तो इसको जैसे एलोपैथ में तो वैसे पेशेंट को बहुत देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कलर विवरणता का तो ये पहले तो हो ही जाता है, जो क्रीमी वाला रहता है, क्योंकि एनीमिया हो जाता है जैसे सर ने बताया अभी। ऐसे कैसी और अब ब्लोटिंग, रुचि और कुछ भी खाते पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स तो देखने को मिलते हैं। और रात को वो बच्चे अच्छे से सो भी नहीं पाते, क्योंकि एनल रीजन में ना बहुत ज्यादा वो रहता है, उनको ईचिंग रहती है और बॉडी में भी ईचिंग रहती है। कई बार ना जैसे वो शीत पित्त जैसे लक्षण भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं कृमि वाले बच्चों में। पूरा का पूरा बॉडी पे दर्द टाइप का हो जाता है, बड़े बड़े चकते हो जाते हैं रेड वाले। ऐसे पेशेंट तो बहुत देखने को मिले हैं। पर जब मैम कह रहे हैं वो बच्ची जो सोती थी उसको पता नहीं लगता था, जिसकी कृमि चिकित्सा की हम मैंने तो कई बार ना हम एलोपैथ में तो ऐसे सोचते हैं जैसे कि पेशेंट को ना साइलेंस वो रहा, सीजर रहा, उसमें ऐसे रहता है। उसमें कई बार बच्चा टॉयलेट भी पास कर देता है, यूरिन भी पास कर देता है और पता भी नहीं रहता बच्चे को। पर वो हर रोज नहीं होता, वो कभी कभी होता जी। अंजना मैम, आपने देखा है पेशेंट कृमि के कुछ देखा है तो आपने क्या अनुभव किया है, बताइए। जी सर, नमस्कार, सुप्रभात सर सभी लोग को। जी सर, आप बहुत अच्छे से अभी आपने पढ़ा भी और बहुत अच्छे से लोगों ने बता भी रहे हैं सब लोग, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि बर्न इन्फेस्टेशन का जो केस आता है हमारे पास, में हम लोग जनरली क्या प्रॉब्लम शुरू होती है
तो सबसे पहले वो तभी हमारे पास आता ही है, स्टार्टिंग में तो कोई आएगा ही नहीं जब तक उसको लगेगा कि जड़ों में बढ़ता शूलम हृद रोगम सदनम भ्रमा भक्त देशो अतिसारस्य संजात क्रमी लक्षणम। जैसे कि अक्सर जब बम्स ज्यादा होने लगते हैं बॉडी में, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है उसमें खाना पीना जब बच्चे बंद कर देते हैं, जनरली उनको लगता है कि माँ का सबसे पहले यही होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है मेरा, उसका पेट फूल रहा है, और उसको उसका जो कलर है वो समटाइम्स जैसे लगता है कि येलोनेस हो जाता है, मतलब वो कामला रोग भी लगता है, कभी कभी पांडु रोग का भी हो जाता है, क्योंकि जो श्वेतोवरोध होने के कारण या फिर प्रॉपर डाइट मिलने के कारण जो होता है, डाइट नहीं मिलती है उससे, तो वो वर्म्स के जो लक्षण आज भी मिलते हैं कि हम लोग के फेस पे कुछ इस तरह के स्पॉट्स आ जाते हैं जिसे देख के पता चल जाता है कि हाँ लग रहा है कि इसको वर्म्स हो सकते हैं। और उसके अलावा जो एक दर्द होता है बच्चा बच्चा या बड़ा कोई भी होता है, एक अजीब पेन होता है, चाहे किसी भी तरह के कृमि होगा तो वो सकिंग क्रिया करता है, जिसमें टेप बर्न की बात बहुत ही कॉमन थी जब हम लोग पढ़ाई करते थे। टेप बर्न वाले पेशेंट बहुत जबरदस्त मिलते थे और इतना सीवियर एनीमिक होते थे और सीवियर पेन होता था उनको बॉडी उसमें पूरी होल बॉडी में। और जब यहाँ पांडुता होगी या वहाँ हृदरोग होना ही होना है, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं पेशेंट जो होता है वो अपने आप को अनइजीनेस फील करेगा और उसमें थोड़ी दिक्कत, स्पेशली हृदय रोगों के लक्षण उसमें मिलेंगे, पूरा शरीर में दर्द होना, चक्कर से आना, और मैक्सिमम जब समटाइम्स ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट के मुंह से भी अब आने लगते हैं। एस्केरिसिस की जो प्रॉब्लम होती है, जब मात्रा इसकी बढ़ जाती है या जो स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है तो इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग में भी जो है वो एस्केरिसिस निकलने लगते हैं। तो इस तरह से ऐसे केसेस में जो है उसको खाने खाने का मन नहीं करेगा और उसको ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, समटाइम्स उसको वॉमिटिंग ज्यादा होने लगेगी, समटाइम्स उसको लेटरिन ज्यादा आती है। तो कई तरह के लक्षण लेके पेशेंट, जरूरी नहीं कि इसमें खाली एक ही लक्षण लेके आए, इसमें कई तरह के लक्षण लेके पेशेंट हम लोग के पास आते हैं। और स्पेशली जो बच्चों की बात आती है या 12, 14, 15 साल तक के भी बच्चे आते हैं या लड़कियां आती हैं, अगर डीमल्टिफाई वो नहीं हो पाएंगे या उन्होंने इस तरह की कृमिनाशक औषधियां नहीं ली तो एक बार हम उनको कृमिनाशक औषधियां जरूर देते हैं। और बाकी अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं कि इसमें कृमि ज्यादा है या ऐसे इसमें बम्स का केस है, तो फिर उसको प्रगति विघात और जैसे हम लोग करते हैं कि उस प्रगति विघात के साथ अपकर्षण की और विरेचन की चिकित्सा करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से सक्सेस होती है। लेकिन ये बहुत कॉमन डिजीज है और हम लोग कभी भी कोई केस अगर ऑपरेशन वगैरह के लिए भी पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको डिमल्टिफाई ही करते हैं, क्योंकि नहीं तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन सब बहुत ही अच्छे लक्षण हमारे संहिता में दिए गए हैं। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम कफज कृमि पढ़ेंगे। जी सर, प्रणाम सभी को। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। जी जी सर, कुछ कई बार मैं कैसे ऐसे देखे हैं कि हैवी वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सर जो है जी। तो ऐसे केसेस को भी हम लोग डील करते हैं। तो जनरली हम लोग जो है उन्हें लोनली रख के और उसको पेशेंट को ओरल थेरेपी पर रखते हैं, तो उस समय जो है वो फिर 2-3 दिन बाद वो जो है ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाता है। रेयर केसेस में उसे खोलना भी पड़ता है एब्डोमेन को सर जो है। जी। और उस जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो सर हम लोग फिर उस समय एंटी हेलमिंथिक नहीं देते हैं, क्योंकि एंटी हेलमिंथिक देते ही सर जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ जाता है। तो हम लोग पेशेंट को निलोली रख के स्टार्वेशन पर रखते हैं, तो अपने आप को मोबिलाइज करके सर जो है फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाता है। ऐसा भी सर मेरा अनुभव रहा है। जी, थैंक यू सर। सर ये आप इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? जी सर। हाँ। आपने अभी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करी ना? जी 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 जी। तो कैसे पेशेंट सर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आएगा तो मतलब ये तो सर्जिकल हो गया ना? नहीं सर्जिकल तो होता है सर, ज्यादातर जो है वो मेडिसिन पे रिजॉल्व कर जाता है। हम लोग उसको जो है आईवी फ्लूइड दे के और स्टार्वेशन पर रख देते हैं, तो जनरली केसेस में वो रिजॉल्व हो जाता है। जब स्टार्वेशन पर रखते हैं तो वर्म्स जो है वहां से मोबिलाइज कर जाते हैं, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए रहते हैं, तो मोबिलाइज करने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज हो जाता है। तब इसके बाद हम लोग एंटी हेलमिंथिक देते हैं। और उस समय देने में दिक्कत, जी उस समय एंटी हेलमिंथिक देने पर दिक्कत होती है
फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन वो रिलीज नहीं होता है। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, तो वो कैसे जी डिसाइड एक कारण ये भी है सर, ये तो एक कारण ये भी है, आपको हिस्ट्री से उसके और आपको उसके उससे पता लगेगा। अच्छा, मतलब इन्वेस्टिगेशन से जी तभी डिसाइड हिस्ट्री करना, से क्योंकि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो हाँ वो बहुत सारे हो सकते हैं जी, लेकिन एक कार्य ये भी है सर उसमें। अच्छा, तो नील बाय माउथ रख के फिर बाद में कृमि की चिकित्सा जी करें, राइट? जी 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 सर। उस समय आपको जो एंटीएलमेंथिक नहीं देना सर। सर पूछ रहे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण और भी हो सकते थे, हम ये कैसे डायग्नोसिस करें? यही हो सकता है, कई बार ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो ओपन नहीं होता और एब्डोमेन ओपन करते हैं तो निकलते हैं ना कृमि, तो यही पर और सच किया जा सकता है भाई ये उसकी वजह से होगा। क्योंकि सर एक जी, केस जी, था मेरे पास, उसमें इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन ना, उसको ये क्या बोलते हैं इसको, कटहल की गुठली खाने से हो गया था। डॉक्टर साहब ही थे, तो उन्होंने सब खा लिया था, कटहल की गुठली भी खा ली थी, तो पेट उनका मतलब एकदम फूलने लगा और बहुत दिक्कत होने लगी। आईवी हमने दिया उसको यहाँ पे जब मैं जीपी करता था, फिर उनकी हालत बहुत बिगड़ गई, तो उनको फिर यहाँ पे हमारा नायर हॉस्पिटल है वहां लेकर गए, तो उनका वो सोमा वगैरह सब लगाना पड़ा उनको ऐसे। तो यहाँ मेरा कहने का सेंस ये है सर कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक कॉज ये भी है। जी जी तो किसी भी फूड से भी हो सकता है। बाकी मैंने जो अपने उसमें देखे ज्यादातर केस नॉन वेज वाले ज्यादा देखे हैं, जिन्होंने नॉन वेज खाया और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो मैंने ज्यादा मेरे को ज्यादातर देखने को मिले पेशेंट। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं डॉक्टर माधुरी बोल। सर ये वॉल्व्यूलस और इंटरसेप्शन जो है वो सोनोग्राफी से पता चलता है क्या? हाँ वो तो पता लग जाता है। अच्छा, पर ये क्रीमी वाला नहीं पता लगता, और कोई काज भी पता नहीं लगता इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। ऑब्स्ट्रक्शन में वो जैसे हम एक्सरे करते हैं, एब्डोमेन एक्सरे करते हैं, इरेक्ट और सुपाइन करके करते हैं, उसमें पता लग जाता है भाई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ये। उसमें गट का पूरा बिल्कुल देखता है भाई, फीकल मैटर उसमें दिखता है, एयर फ्लूइड लेवल भी दिखता है, अगर रप्चर हो जाता है तो थोड़ा बहुत वो क्लियर कट पता लग जाता है ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। उसमें जैसे सर ने बताया 3 डेज नील बाई ओरली करके रखते हैं और एस्पिरेट करते रहते हैं, जैसे ऊपर राइस ट्यूब डाल दिया, एस्पिरेट कर लिया, और धीरे धीरे मतलब 50% केसेज में आई थिंक मतलब रिजॉल्व हो जाता है विदाउट ऑपरेशन। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, हाँ गुड मॉर्निंग नमस्ते। एवरीवन। हाँ गुड मॉर्निंग। सर, इसमें बच्चों को भी और बड़े को भी ऐसा रहता है कि कभी पेशेंट आता है तो मैं ऐसा ही पूछती हूँ पहले कि आपका बेटा उल्टा सोता है, और दूसरा उल्टा सोने के बाद उसमें मुंह से पानी आता है, क्योंकि ये कॉमन चीज रहती है बच्चों में। और कुछ भी मत पूछो, मगर ये दोनों पूछते ना तो भी वम्स का ट्रीटमेंट करके स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा रिजल्ट मिलता है। दूसरा कि बड़े बड़े को भी रहता ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं 70 ईयर से 80 ईयर वालों को भी ये ट्रीटमेंट साथ में करती हूँ ना, तो बहुत अच्छा है कोई भी डिसीज में, क्योंकि साथ में देने से जल्दी, क्योंकि ऐसा नहीं आजकल पानी भी गंदा रहता है, कहीं बाहर का कुछ खाया कुछ भी, बहुत सारे या इवन सब्जी वगैरह कहीं ना कहीं वर्म्स रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये धोते नहीं, ऐसे ही कोई कोई ऐसे ही अच्छे से बिना धोए भी लेते, तो इंटरनल भी इतने ही रहते। तो ये भी सिम्टम्स साथ में, और दांत कचकचाने का बोलते हैं। मेरे यहाँ एक औरत आई थी ना, तो उसको भी वर्म्स का ही ट्रीटमेंट किया था, क्योंकि ज्यादातर हम शीत पित्त में भी करते हैं ना, तो भी अच्छा रहे, वो सभी करते होंगे शीत पित्त में भी। और दूसरे मेरे यहाँ एक छोटी बच्ची आई थी, 10 साल पहले की बात करें, वो छोटी बच्ची को इसमें गॉल ब्लैडर में ऐसे क्वेश्चन मार्क करके आया था कि इसको स्टोन है या कुछ स्वेलिंग है, कुछ मालूम नहीं। मैंने सिर्फ सर उसमें इसी का ही कृमि का ही पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। तो जहाँ स्वेलिंग था ना, क्योंकि कुछ दिखता नहीं था सोनोग्राफी में भी, तो कृमि का ट्रीटमेंट किया तो वो स्वेलिंग नीचे उतर गया, उसका आया स्वेलिंग कम होने के बाद फिर उसमें स्टोन दिखा। तो मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनसे मैंने बात किया, वो यहाँ एमडी फिजिशियन है, तो बोले आप इतना अच्छा सोच रही हो कि आपने कृमि का ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी वहां तक भी कृमि जाते हैं तो उसके कारण भी ये चांसेस रहते कि वहाँ गॉल ब्लैडर तक स्वेलिंग आने का चांसेस रहता है, तो ये भी करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। उसके बाद उसका पूरा मैं डायग्नोसिस कर पाई कि इसको स्टोन ही है, बाकी स्टोन सोनोग्राफी में भी नहीं आ रहा था सर।
तो ये भी करना चाहिए, ये क्योंकि मेरा खुद का अनुभव ही है। मैम ये आपने कैसे मतलब डिसाइड किया उस टाइम कि इसको कृमि हो सकता है, मतलब कुछ आपने अनुभव किया था या कहीं पढ़ा था या नहीं, कोई? मैं बताऊं सर, मेरा पहला ही अनुभव था, मगर मालूम नहीं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि उसका सिम्टम्स देख के वगैरह, क्योंकि छोटी बच्ची है और खाने का भी वो नहीं अच्छे से खा रही थी, क्योंकि अभी मैम सब ने बताया, सर ने बताया, वही पहले तो सिम्टम्स था। और बच्चों को हम लोग क्या पूरे ध्यान में, और कहीं उसको नहीं पेन हो रहा था कुछ, मगर मैंने उसको खाने का सिम्टम्स, और मैंने अभी बताया ना कि उल्टा सो रही है, मुंह में पानी निकलता है, दांत कचकचाती है हमेशा, ये कॉमन चीज रहता है। और थोड़ा पेट भारी रहेगा उनका, और वेट नहीं गेन होता इसमें। तो वो देख के मैंने उसका ट्रीटमेंट किया था। मैं पहले ये तो करूँ कि स्वेलिंग, और मैंने उस टाइम तो मैंने ऐसे ही दिया उसको, क्योंकि कृमि का मैं करती हूँ। बाद में वो जाने के बाद मैंने अच्छे से पढ़ा कि क्या मैंने दिया वो ठीक है। फिर वो एमडी फिजिशियन है, उनसे मैंने बात किया, तो वो उन्होंने बोले नहीं सही में ये करना चाहिए, मगर कोई सोचता नहीं है, तुमने अच्छा सोच के उसको दिया। आपने क्या दिया उस बच्ची को? हाँ, बच्ची कितने साल की थी और क्या दिया आपने? मैंने उसको वो उस टाइम तो ये कृमि कुठार वगैरह ही दिया था। मेरे पास एक वर्मोल करके आता है सिरप, तो वो स्टार्ट किया था। और पाचन के लिए मैंने पाचनम दिया था। तो क्या पाचनम हो गया, तो उसका जो खाने पीने का और दीपन पाचन करवा दिया वो सिरप से। और कृमि का ट्रीटमेंट किया तो स्वेलिंग उसका रिड्यूस हो गया। तो उसके कारण, नहीं तो सोनोग्राफी मेरे पास अभी भी रिपोर्ट है, मैं सेंड करूंगी, क्लिनिक जाऊंगी ना तब, तो वो तब मालूम पड़ा ये कि ऐसा भी हो सकता है। मैं नया स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, दांत कटकटाना तो मुझे पता था, बट ये उल्टा लेट के और मुंह से पानी, ये मतलब लक्षण मेंशन है क्या कृमि अगर हो तो ऐसे? क्या सर? जैसे नहीं, आपने आप कहा ना कि बच्चों में देखना सर, क्योंकि मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस में मैं बोल रही हूँ, बच्चों में हाँ सही मोस्टली है, मैं ये नहीं कह रहा मैम, मैं यही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये कहीं लिखा हुआ है क्या, मतलब जैसे उल्टा? नहीं, कहीं लिखा तो नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है, मगर नहीं, लेकिन मुझे ऐसा होता है, मेरे गुरुजी है, और नहीं ये तो है, ये अनुभव से मतलब पता दांत चलता है, पेट के कचकचाना बल और सोते हैं। पानी, हाँ, मुंह का पानी तो है सर, वो और ऐसा पेट लिखा के हुआ बल है। सोते हैं बच्चे, और दूसरा है कि जब भी यूरिन पास करते हैं ना, तो ऐसे कांपते हैं, शहारते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, हाँ, ये लक्षण देखा है। फिर मुंह के पानी में सर वो रिफ्लक्स भी तो हो सकता है ना, एसिड रिफ्लक्स, तो पित्त के जैसा ओरल मगर थ्रश सर, वगैरह। लेकिन ये भी एक कारण होता है, ये भी होता है। पर सर हम सब पूछेंगे ना लक्षण सभी। आप जैसे ये बोल रहे हैं ना, इसका आप अभी क्या बोले, तो उस वो तो रहेगा, मगर आप थोड़ा इस पे भी ध्यान देना, तो आता ही है। क्योंकि मेरा अभी तक का अनुभव में बता रही हूँ कि ये लक्षण जी होता मैम, ही है बच्चों में। जी मैम, शुक्रिया मैम। और दांत भी किटकिटाते हैं ना रात को, ये हाँ भी। हाँ मैम, दांत भी किटकिटाते हैं, और ये दोनों लक्षण। और खाने का तो रहता है, बाद में, नहीं तो खाना खाएगा तो तुरंत जाना पड़ेगा बच्चों को, ये भी लक्षण है कि जितना खाया और तुरंत जाएगा। और फिर पेट में भी काट रहा है, ऐसे रोते रहते हैं कि हाँ, पेट में कुछ काट रहा है। दर्द भी जी करता बहुत होगा, ये तो मैम ने अभी, माधुरी मैम ने बताया ना, पेट में दर्द भी करता है, ऐसा ये सब ये लक्षण कॉमन है। पर ये मैंने हमेशा देखा कि दो दो लक्षण दिखते ही है बच्चों में, क्योंकि बच्चों की मम्मी को नहीं मालूम पड़ता, नहीं बच्चों को मालूम पड़ता कि क्या पूछे उसके। तो ये दोनों लक्षण करके फिर ट्रीटमेंट करती हूँ। पेट के दर्द में मैडम एक स्पेसिफिक सिम्टम मिलता है कि उसका हाँ, मिलेगा। पेन। आप जी आप आप जी, सर है ना, स्टार्ट करना, आप पूछना, तो ये बताएंगे पक्का आपको। जो पेन का साइट होगा वो फिक्स नहीं रहता है, वो कभी इधर बताएगा कभी उधर बताएगा, वो वेरी करता रहता है, एक जगह फिक्स नहीं बताता है कि जो यहाँ भी पेन होता है। हाँ और एक काज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का वर्ब्स भी है मैडम, जो है उसमें एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जी, आपने बिल्कुल जो बताया, सारे सिम्टम मिलते हैं बच्चों में। हाँ जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और मैं ये सोचता हूँ, जैसे जैसे कोई भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं खाते बहुत ज्यादा है, उनका बिल्ट इतना ज्यादा नहीं होता, उन बच्चों को तो बार बार खाते रहते हैं और वेट इतना कम रहता है और पेट भी बड़ा रहता है, टांगे कम, उनमें तो कृमि चिकित्सा करनी ही चाहिए जरूरी। जी, ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? सर जब कृमि चिकित्सा शुरू करें तो कितने दिन तक दिए, मतलब महीना 1.5 महीना ऐसे देते रहे?
क्या पूछ रहे हैं, एक बार फिर से पूछिए, आवाज क्लियर नहीं आया। तो कृमि की चिकित्सा जब हम शुरू करें तो कृमि की चिकित्सा कभी कभी 3 महीने करना पड़ता है, 6 महीने तक परहेज पालना पड़ता है, कितना कृमि है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, ठीक है, हम तो ज्यादातर छोटे बच्चों को कृमि का देते ही है दवाई, या श्वित्र के पेशेंट जो होते हैं उनको कृमि का तो देते ही हैं, कृमि कुठार, कृमि मुद्गर रस। ठीक है, अभी हम कफज कृमि देखते हैं, आप लोग देखिए पढ़िए फिर बताइए। 7 नंबर का श्लोक है, इसमें ऐसे बताया है, कफादामाशय जाता वृद्धा सर्पंती सर्वतः पृथुभग्न निभा केचित केचित गंडुपदोपमाः रूढ़ धान्यांकुरास्तनु दीर्घस्तथा नवः श्वेतास्ताम्रावभासश्च नामतः सप्तधातुते अंतरादा उद्रावेष्टा हृदयादा महागुदाः चुर्वो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते हृलासमास्य श्रवणम अविपाकम अरोचकम मूर्छा छर्दे ज्वरानाः कार्शे शवतु पीनसान। इतना बढ़िया बता रहे हैं इन्होंने कफज कृमि के सारे सिम्टम बताए हैं। इसमें क्या बताया कि कफ के प्रकोप से होने वाले कृमि जो रहते हैं आमाशय में उत्पन्न होकर नीचे ऊपर चारों ओर पसरते जाते हैं। इसमें कई तरह के, जिस तरह से रिबन होता है फीते के समान चपटे और लंबे होते हैं, कुछ केंचुए के समान होते हैं गोल और लंबे होते हैं, कुछ चने के समान या मोठ आदि धान्यों के अंकुरों के आकार प्रकार के श्वेत वर्ण वाले होते हैं, जिस तरह से स्प्राउटेड आता है ना चने के ऊपर, उस तरह से रहते हैं। धान्य के अंकुर के समान, केंचुए के समान रहते हैं, कोई छोटे रहते हैं, कोई बहुत सूक्ष्म रहते हैं। फिर बता रहे हैं कि उसके बाद हम लोग ना जैसे चना जो रहता है उसको 24 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ते हैं, उसके बाद में किसी कपड़े पे बिछा देते हैं, तो 1-2 दिन में श्वेत वर्ण के अंकुर फूट जाते हैं। तो ये जो अंकुर जैसे रहते हैं वैसे ही कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, ये प्रायः श्वेत होते हैं, कुछ ताम्रा व भास मतलब कॉपरी कलर के लालिमा जैसे होते हैं। नाम भेद से इनके 7 टाइप हैं, मतलब इनको कफज कृमि को अपने संहिताओं में बोला है अंतराद, उद्रावेष्ट, हृदयाद, महागुद, फिर चुरु, दर्भ कुसुम और सुगंध। इनका उपद्रव लिखते हुए अपने संहिताकार क्या बोलते हैं कि ये जब कृमि हो जाते हैं तो हुरलास बहुत ज्यादा होता है, नौशिया फीलिंग बहुत ज्यादा होता है, जी मिचलाता है, मुख स्त्राव सलाइवेशन बहुत होता है, अविपाक आहार का न पचना, फिर अरोचक होता है, खाना खाने में टेस्ट नहीं आता, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, मूर्छा होता है, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, फिर वमन होता है पेशेंट को, ज्वर होता है, फिर उसके बाद में कृशता होती है, फिर छींक आता है, पीनस होता है, मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। और इसको ना ये ना कृमि जो रहते हैं ना वो आधे से 1.25 इंच लंबे होते हैं, धागे से पतले रहते हैं, आगे से अंकुश के समान कुछ मुड़े हुए रहते हैं। ये आमाशय या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, वहां का जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन रहता है वहां पर आते हैं और वह अपना आगे का जो उनका अंकुश मुख रहता है उसको चुभ होकर रक्त चूसते रहते हैं, ब्लड सक करते रहते हैं, और कभी कभी म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है उसको नष्ट कर देते हैं। और जो फीमेल वर्म्स रहती हैं, मतलब नारी कृमि रहती हैं, वो इंटेस्टाइन में लाखों अंडे देती हैं। ये अंडे अवस्थानुसार 2 से लेके 16 कोष्ठों तक विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार उनका जो ये रहता है लार्वा रहता है वो बढ़ता जाता है और उसका मल द्वारा शरीर से बाहर आता है, और ये लार्वा जो रहता है वो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा रहता है। और फिर ये जब लार्वा जो है ये पेशेंट जब मोशन करता है तो वो मिट्टी में जाते हैं, पानी में जाते हैं, वो फिर से साइकिल होके फिर से आने का कोशिश हो जाता है, मतलब अगर वो बाहर डिफिकेशन कर रहे हैं पेशेंट तो। इसी तरह से ये ना रक्त चूसते रहते हैं, तो इन चूसते टाइम ना इनका कोई पॉइजन टॉक्सिन्स निकलता है इंटेस्टाइन में, और वह पूरा ब्लड में जाके हृदय में पहुंचता है, और फिर वह लंग्स में जाता है, वोकल कॉर्ड में जाता है, सब जगह से फैल जाता है, और फिर यह आमाशय इंटेस्टाइन सब जगह वो जो टॉक्सिन है कृमि का वो पहुंच जाता है। उसी तरह से ये बता रहे हैं कि ये सारे कृमि क्षेत्र रहते हैं ना, तो इसलिए मूर्छा बताया, छर्दी, शवतु, पीनस आदि लक्षण आ जाते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि कफजानाह कफित इत्यादि, कफ के निमित्त होने वाले कृमि जब आमाशय में उत्पन्न होते हैं तो वह बड़े हुए नीचे ऊपर चारों ओर फैल जाते हैं। इसी प्रकार पुरुषज आदि कृमि में भी समझना चाहिए। किचन की आवाज आ रही है।
वर्षा मैम। हाँ, फिर बोल रहे हैं कि कफ निमित्ता कृमियो वा या आमाशय जायन्ते ते च वृद्धा संता सर्वत्र ऊर्ध्वमदश्च सरपंती एव पुरुषादिषु द्रष्टव्यम। मतलब ये कफ निमित्त जो रहते हैं ये नीचे ऊपर चारों ओर फैलते जाते हैं, पुरुषज कृमि भी इसी तरह से रहते हैं। फिर बोल रहे हैं कि ब्रग्न चर्मलता ब्रग्नि लोके ऋणम प्रणोनम तन्व परिहाणेन दीर्घा आयामेन अणवा उभयामपि स्तब्धः। मतलब ये जो कृमि रहते हैं ना, ये कैसे रहते हैं कि लंबाई में दीर्घ होते हैं, फिर कई लंबाई और गोलाई में भी छोटे होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। फिर बोल रहे हैं ते इति कफजा, ये सारे कफजा रहते हैं कृमि। फिर बोल रहे हैं सप्त नामान्य वर्ण होती अंतराद्या इति, मतलब अंतरार्ध, उदरविष्ट, हृदयाद, महागुद, चुरु, दर्भ, कुसुम और सुगंध, ये 7 तरह के कफज कृमि रहते हैं। और पूर्वाचार्यों ने कुछ नाम मात्र के लिए रख दिया है और कुछ वैसे वैसे रहते हैं, इसीलिए इनका नाम इन्होंने आचार्यों ने रख दिया है। और इसी तरह से रक्त जो पुरुषज कृमियों के भी नाम समझ लेने चाहिए कि कुछ उनको नाम दे देना है, इसलिए रख दिया। जैसे या फिर वो कुछ स्थान में रहते हैं, जैसे अंतरार्ध है वो इंटेस्टाइन में रहते हैं, हृदयाद है वो हृदय में रहते हैं, महागुद है वो गुद एरिया में रहते हैं, और कुछ ऐसे चुरु नाम दे दिया तो दे दिया, और सुगंध दे दिया, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन उनको नाम देना था इसलिए दे दिया, ऐसा भी इन्होंने बताया। अभी आप लोग बताइए कफज कृमि या कुछ ऐसा कुछ बताना चाहते हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आपने पेशेंट में देखे हैं कि वमन हो रहा है, ज्वर हो रहा है? डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आपका कोई अनुभव है कृमि का? सर वमन के बाद तो ज्वर तो वैसे आ ही जाता है, पर कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं भी इसमें कृमि होगा। बहुत सारे बच्चों को होता है, पहले उल्टी आई, फिर फीवर आ जाता है, फिर कैसे उसको तो फिर ऐसे परसेप्ट किया नहीं जा सकता ना सर। कई बच्चों को तो हर वमन में ज्वर आएगा ऐसा नहीं है, ये कृमि में ज्यादातर रहते हैं, ऐसे बता रहे हैं ना। अब वो सोचना शुरू करेंगे ना सर। हाँ आज जी। पढ़ा है, हाँ, तो अब आगे सोचना शुरू करेंगे ना। पहले तो ये अक्सर बच्चे आते हैं तो लोग कहते हैं इसी को उल्टी आई है और उल्टी के बाद बुखार हो गया, तो अब पहले थोड़ा दिमाग में इतना आता था भाई इसको कृमि भी हो सकता है, अब आगे से दिमाग लगाएंगे भी ऐसा हो सकता है। सर इसको अगर हम इस रूप में देखें कि कोई भी, जैसे कॉमन सी बात हो रही है कि कोई भी ज्वर हो, कोई भी बमन हो, कोई भी अंगमर्द हो, या किसी भी तरह का, अगर जैसे कॉमनली हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात करते हैं या उस तरह की फीवर की बात करते हैं, तो दो मैंने यहाँ पे मेरे माइंड में भी अभी दो बातें आई। एक तो जब पेशेंट को बहुत ज्यादा वम्स हो जाते हैं तब वो बमन में आते हैं, ये तो हमें मतलब दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है। दूसरी बात ये भी है सर कि जो कृमि है वो उनका मतलब जो हमारे शास्त्रों में इतने अच्छे से वर्णन बताया है, 20 प्रकार के कृमि भी बताए हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होता है, जो भी जंतु उत्पन्न होते हैं, वो भी तो कृमि ही है। वो उनका अगर हमारे शास्त्रों का, हमारे जो आचार्यों का जो अगर एक विजन देखा जाए तो वो इतना क्लियर था कि बिना कृमि के रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये नेचुरल सी बात है। आज भी अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस में होती है पेशेंट को, तो हमें पता है कि किस तरह का बैक्टीरिया वहां पे आया है और हमें उसे कैसे ठीक करना है। या समटाइम्स जो है पेशेंट का हम स्टूल सीएस कराते हैं, पेशेंट का यूरिन सीएस कराते हैं, जो ज्यादा होता है या उसको ज्यादा पेट में दर्द होता है, या समटाइम्स लीवर प्रॉब्लम्स आती हैं, हेपेटाइटिस वगैरह होती है, तो कोई ना कोई वायरल हेपेटाइटिस हमारे पास एक अच्छा खासा चैलेंज लेके आती है, हम वैक्सीनेशन तक देते हैं। तो ये मॉडर्न एस्पेक्ट है, लेकिन अगर उसका हम अर्थ निकालें या सूत्र रूप निकालें या उसको अप्लाइड में देखें तो ये सारे कृमि ही है। किसी भी तरह का जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो कृमि जन्य इन्फेक्शन, या किसी भी, चाहे वो बैक्टीरिया के रूप में मान लें, चाहे हम वायरस के रूप में मान लें, चाहे हम फंगस के रूप में मान लें, तो ये हमारे शास्त्रों का, आचार्यों का एक मत है। और इस मत को अगर हम आज भी बैकबोन की तरह यूज करेंगे तो वो सब कृमि जन्य ही माना जाए। बिल्कुल सही बताया मैम। कई बार ना सारा लिटरेचर डिक्टेट थोड़ी हो पाया, कितना तो जला भी दिया ना लोगों ने। पुराना का जो था ना, किसी वो पूरा जो हमारे ऋषि मुनियों ने जितना कुछ लिखा था, तो उसका तो हमारे पास तो बहुत थोड़ा सा ही अंश है जो हमारी संहिताओं वगैरह में इतना लिखा है, तो पूरा का पूरा लिखा भी नहीं गया बन। और सर जो है जितना लिखा है उसको भी अगर आप पर्सनल, मतलब जैसे कफ क्या है, पित्तस क्या है, वातस क्या है, जब उन्होंने 20 बताए हैं, उनको भी अगर हम लोग कोरिलेट करना चाहें, उनकी भी अप्लाई रिस्पॉन्स देखना चाहें, तो
जो आज पेशेंट मिलते हैं हमें इस हर तरह के इन्फेक्शन के, कहीं ना कहीं उनका कोरिलेशन आराम से किया जा सकता है कि इस तरह कृमि में इस तरह के लक्षण मिलते हैं। तो वो उनका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आइडिया था, उस आइडिया के साथ हम लोग जो इन्फेक्शियस डिजीज हमारे पास है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो चाहे सिफिलिस हो, उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। मेरा मतलब ये था, कोरिलेट कर सकते हैं। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते अंजना मैम। नमस्ते नमस्ते वंदना मैम, नमस्ते सभी को जी। शुभ मैम। इस पर ना बहुत पहले एक बार आकांक्षा मैम, वैद जी, इन लोगों का भी बहुत अच्छा यही डिस्कशन हुआ था। आदरणीय गुरु जमदग्नि सर बिल्कुल ऐसे ही मानते हुए उन्होंने मतलब शायद बताया था। आकांक्षा मैम ने भी, वो जुड़ी भी है इस समय, और वैद जी भी उनकी स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने ये बताया था कि ये भी सब उसमें आके मुझे ऐसा याद आ रहा है। और जहाँ तक कफज कृमि की बात है, तो जब जैसे ही बच्चे आते हैं तो उनके चेहरे पर छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, और माताएं जो है वो हिस्ट्री देती हैं कि सोते समय लार टपकाता है, और पेट में दर्द बच्चे अक्सर लेकर आते हैं। वो जो आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि वो ये कहते हैं कि पेट में ऐसे चुभता सा है कुछ, और बच्चा जो है खाना खाता है, लेकिन बच्चा जो है वो उसको एनीमिया है, यानी पांडु है वो, उसका देखने में भी लगता है एकदम कि थोड़ा हीमोग्लोबिन उसका जब हम लोग देखते हैं कंजंक्टिवा तो कम है। वो जो कंप्लेन लेकर आता है वो यही होता है। फिर जब देखते हैं उसका चेहरा वगैरह तो वाइट वाइट चेहरा होता है, फिर और हिस्ट्री लेते हैं तो यही सब लक्षण जो है वो दिखते हैं। तो जो ये कृमि को हम लोग अगर मांगेंगे केवल मतलब ये जो नाम दिए हुए हैं इतने कृमि हैं, इसके अलावा जितने भी जीवाणु मतलब मानते हैं जो रोग के कारण है, तो उस पर थोड़ा सा वैद जी और आकांक्षा मैम भी थोड़ा सा एक बार प्रकाश डाल दें तो अच्छा हो जाएगा, जैसे अभी मैडम बता रही थे। तो जी। कोरोना टाइम पे उन्होंने कहा था कि ये कोरोना है ना, ये कृमि, इसको कृमि मानना चाहिए, और उन्होंने कृमि का पूरा वर्णन करके बताया था। जी जी जी, ये शायद वो था जब एक पहली मतलब वो हुई थी। माधव रसायन का जब सर बता रहे थे, रस जी माधव जी टी माधव रसायन, तब जी उन्होंने कृमि के हिसाब से बताया था सर ने। जी जी जी, उसी समय था मेरे ख्याल में, पहली बार वो आए थे जब आयुष दर्पण पर। जी जी ठीक है, ठीक है वैद जी, थैंक यू वैद जी, थैंक यू आकांक्षा मैम, थैंक यू अंजना मैम। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए जी। किसी को कुछ बोलना है तो हाँ जी बताइए सर। हाँ प्रणाम जो सर। एच पाइलोरी है उसको भी ऐसे कृमि में गिनेंगे? हाँ जरूर, हर तरह की कृमि ही रहते हैं वो, बैक्टीरिया वायरस कृमि ही है। कृमि का ही ट्रीटमेंट करना चाहिए उसमें भी। नहीं, इसलिए ट्रीटमेंट सर अलग हो सकता है। कोरोना में इसलिए तो ब्लैक फंगस में वही उसी की दवा मेडिसिन स्टार्ट करते तो रिजल्ट तुरंत मिलता था ना सर। हाँ लेकिन दवाइयाँ केवल कृमि कुठार रस या कृमि मुद्गर रस नहीं देना है, दवाइयाँ भी कुछ अलग तरह के अलग चेंज चाहिए। करना। सर जैसे एच पाइलोरी आप बोलते हैं ना, जैसे एलोपैथी में हम क्या करते हैं, या तो मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल या मेट्रोजोल या टिनिडाजोल, ये सारे देते हैं ना। तो एच पाइलोरी में भी तो वही होता है, पेंटापराजोल, एजिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन और वो अमोक्सिसिलिन और वो टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन होता है ना। जहाँ मेट्रोइंडाजोल हो गया और वो टिनिडाजोल हो गया या स्ट्रेंडाजोल हो गया, तो वो कृमि चिकित्सा में ही आता है सर। जी जी प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। सर मैंने एक और अजीब सिम्टम्स देखा था। एक छोटा बच्चा था, 5-6 साल का होगा, तो वो बेड पे सोते थे उसके मम्मी पापा के साथ, तो वो नीचे गिर जाता था हमेशा। तो फिर उन्होंने और दांत किटकिटाने की तो आदत रही, बोली थी उन्होंने मुझे कि दांत किटकिटाता है ये उनको। उन्होंने फिर ना सर नीचे गद्दे बिछोने चालू किए कि नहीं ये गिरता है तो हम इसे मार लग जाएगा, इसलिए नीचे गद्दे बिछोते हैं। तो सर नीचे समझो सोते थे ना 3 या 4 लोग, वो पूरा रात में उनके बॉडी से उल्टा उल्टा होके एक कोने में चला जाता था सर। मतलब ये रोज का रहता था। उसकी मम्मी मेरे पास लेके आई, मैंने तो सोचा बच्चा है करके उसको भी कृमि की चिकित्सा की थी सर मैंने। भूत कंडू की भी शिकायत थी उसे और दांत किटकिटाना की भी शिकायत थी। पर ये मैंने पहली बार देखा था कि इतना मतलब वो जगह पूरा चेंज कर देता था सर रात में। जी सर। सर दांत आपका बात सही है, किटकिटाना ये हमें और दांत पीसना दोनों अलग है ना?
क्या क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा था जैसे मेरा बेटा है तो उसको मतलब अब तो ठीक है काफी, मैंने चिकित्सा करी कृमि की उसकी पहले, तो वो बहुत ज्यादा खांसी करके उल्टी कर देता। मैंने वॉमिटर्स में कभी देखा नहीं, मतलब मैम ने बोला ना कि कभी कभी उल्टी में भी कृमि हो सकता है, हमने ध्यान नहीं दिया। बट उसको दांत उसके ना, वो दांत पीसता था, मतलब दांत को ऐसे ऐसे घसड़ना, जैसे क्या बोलते हैं, पीसना, कटकटाना नहीं, पीसना। तो क्या वो भी लक्षण कृमि में ही आएंगे या हाँ वो हाँ, कोई ये भी कृमि के ही रहते हैं, जब दांत का ऐसे पिसते हैं वो भी कृमि ही रहता है। हमने सोचा कि शायद कैल्शियम की कमी होगी इस वजह से, ये सोच के भी मैं मतलब नहीं सोच नहीं, रहा था। कृमि का रहता है। और छोटे बच्चे में तो एक खास सिम्टम भी मिलता है। छोटे बच्चे जब रात को सोते हैं ना, तो वो अक्सर माँ से बोलते हैं ऐसे एनल रीजन पे खारिश हो रही है, काटने जैसी हो रही है। वो तो 100% मेरे ही पास तो मतलब एक छोटा बच्ची आई थी, शायद 2 या 3 साल की थी। तो उसके पेरेंट्स को मैं वमन करा रहा था, और वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मुझे ना यहाँ गुद भाग में काट रहा है, काट रहा है। तो उसकी माँ ने देखा, तो वहां ना एक कृमि था सच में, तो माँ ने इसे खींच के निकाला। मतलब इतना वो, और वो इतना ज्यादा रो रही थी, इतना ज्यादा रो रही थी छोटी बच्ची। मैंने तो ये एकदम देखा है, लाइव देखा है। और ईचिंग भी होती है, रेडनेस भी मिलती है वहां पे ना एनल रीजन पे। बच्चों को देखना चाहिए, बच्चे ज्यादा कराई करते तो सबसे पहले ये देखना चाहिए एब्डोमेन का। छोटे बच्चे जो बिल्कुल छोटे होते हैं तो उनका एनल रीजन जरूर देखना चाहिए, रेड है क्या वहां पे। तो हमें वहां पे कृमि चिकित्सा जरूर देनी चाहिए। कई बार नहीं पता लगता ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें रोने के 3-4 बेसिक कारण होते हैं। कई बार ईयर पेन हो जाता है, कई बार एब्डोमिनल पेन होता है बच्चों को, और ये एक एनल रीजन में ईचिंग या कटिंग टाइप का पेन वो भी रहता है। तो उसमें हमने पूरा युक्ति लगाकर वो वर्म चिकित्सा जरूर करनी चाहिए, जो ज्यादा एक्सेस कराई करता है। एक बार तो मैंने ऐसे ही किया था, 4 साल की बच्ची आई थी, उसको हर समय पेट में काटते रहता था, काटते रहता। एलोपैथी का उन्होंने एल्बेंडाजोल, फिर मेबेक्स टैबलेट, ये सब बहुत दिया, लेकिन उसको बार बार हो रहे थे। और खाने में गुड़ खाना, और सारे मीठे चीज, चॉकलेट खाना, दूध का सेवन करना, ये सब था, अभिसंधी पदार्थ, दिन में सो जाना। तो 4 साल की बच्ची थी, तो मैंने उसको ऐसे ही किया कि पहले गुड़ खिलाया, कि कितना गुड़ खाना है, 3 दिन में खा लो। और मैंने कृमि कुठार रस दिया, और फिर मैंने एक विरेचन की छोटी सी गोली दी। मेरे पास एक उस टाइम पे आती थी बच्चों के लिए, 2004 की बात है, 2004 की। तो उसको ना उसकी माँ ने बोला कि उसको ना 50 कृमि निकले, बड़े बड़े एस्केरिस, बड़े बड़े निकले। और कुछ लाइव थे, कुछ मरे हुए थे, 50 निकले। और उसका ग्रोथ भी नहीं हो रहा था, वो एकदम क्रुश थी बहुत ज्यादा बच्ची। तो ये लाइव उन्होंने देखा, फिर उसका फोटो क्लिक करके मेरे को दिखाया था उन्होंने। कैमरा, उस टाइम पे मोबाइल नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं होता था, उन्होंने कैमरा से उसका फोटो करके फिर दिखाया था मुझे बाद में। तो सर मैं, आपने जैसे बोला ना कि वो कृमि खींच के निकाला, तो मुझे एक केस याद आ रही सर, कि एक छोटा बच्चा, मतलब 2-3 साल का बच्चा होगा, और वो रात में बहुत रोता था। तो उसकी मम्मी को लगता था कि ये सुसु कर रहा है बेड में। तो वो एक दिन ऐसे ही उठी उसकी पैंटी चेंज करने, तो उनको भी ऐसे ही सर पूरे बाहर दिखे। तो मुझे वो बोल रहे थे, फिर मैंने बोला दिन में दिखते हैं क्या, तो बोली नहीं, बोले पूरे बाहर आते थे, उन्होंने बाहर से खींच खींच के निकाले थे सर। उसको भी कृमि चिकित्सा ही की थी सर मैंने। ऐसे मतलब होता है, आपने जैसे अभी बोला ना। अपकर्षण मैम, अपकर्षण तो लिखा है ना उसमें, कैसे दूर करते हैं, अपकर्षण करके करते हैं, वो तो हमारे साहित्यकारों ने लिखा है। एक तो मैंने जमदग्नि सर के उधर देखा था कि आंखों के नीचे ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग था, बहुत ज्यादा स्वेलिंग था। तो सर ने ना वो कृमि करके, और कृमि को ऐसे खींच के निकाला था पूरा, बहुत ही लंबा था वो कृमि आंख के नीचे। ये कृमि हो जाते हैं, और कृमि के वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। लाइव मतलब खुद ही लाइव, मैं ये कह रहा था सर, कृमि अगर बचपन में हुआ हो और बड़े बड़े कृमि किसी को निकले हो, तो फ्यूचर में उसको मतलब क्या क्या होने की संभावना है? अपस्मार तक हो सकता है, क्योंकि सर अपस्मार के मैं जब हेतु में छोटा बताया था ना, कृमि। तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम चौल में रहते थे, तो मुझे खुद को बहुत बहुत सारे कृमि मतलब हो गए थे। मैं आज वो याद कर रहा था, तो बाकायदा काफी 15 सेंटीमीटर तक भी कृमि निकले हैं। मतलब ये है कि उस टाइम हमने ट्रीटमेंट आयुर्वेद नहीं करा था। अब क्या किया था याद नहीं, क्योंकि मेरी अम्मा शायद कड़ू का तेल और पता नहीं क्या मिला के देती थी, मुझे याद नहीं है। तो उससे मुझे आराम तो मिल गया, दिक्कत कुछ नहीं है। बट उससे मुझे फ्यूचर में, क्योंकि हमारी फैमिली में ना हार्ट और ये पैरालिसिस और ये सब है, अब पता नहीं अब। जी, इसमें तो होता है ना सर, जैसे एपिलेप्सी में होता है, वो आता है ना न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, उसमें हम जैसे कराते हैं ब्रेन का,
तो उसमें ये एलिमेंथियसिस टाइप का एक रहता है, उसमें वो सिस्ट बन जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो उसमें यही कृमि चिकित्सा ही चलती है सर। ये एल्बेंडाजोल देते हैं 3 महीने तक खिलाते हैं, डेली का एक। तो वो भी उसी में अपस्मार वाले में मिलता ही है न्यूरोसिस, और ये बड़ों में भी मिलता है सर। ये नहीं है न्यूरोसिस छोटे बच्चों में मिलता है। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर था और वो सर्जन थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे यहीं पे पास में रहते थे। उनको ऐसे सीजर हुआ तो 2 बार उनका MRI कराया, तो उसमें बेसिक काज ये आया, न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस ही आया। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। जी सर, सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जी जी सर, एच पाइलोरी में सर हमने तो एलोपैथिक डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक देते हुए देखा सर। जी, स्पेशली उनका ग्रुप ऑफ चॉइस होता है सर एरिथ्रोमाइसिन ग्रुप। सर उसमें टिनिडाजोल भी तो होता है ना, टिनिडाजोल का आज एच पाइलोरी किट में 4 कॉम्बिनेशन होते हैं ना, उसमें पेंटापेराजोल होता है, एक एमिक्सिसिलिन होता है और टिनिडाजोल होता है, एक एरिथ्रोमाइसिन। तो टिनिडाजोल तो हम वहीं पे कृमि का ही काउंट करेंगे ना। जी जी सर, लेकिन हमें सर आयुर्वेद के हिसाब से तो ग्रहणी चिकित्सा भी देखना चाहिए इसको ना सर। सर ये लोग तो एंटासिड भी काफी जी सर आपने बिल्कुल सही बोला। वहाँ पे हम ग्रहणी, हाँ ग्रहणी दृष्टि का तो जब से सर ने बताया ना ये ग्रहणी दृष्टि होगी, उससे पहले मेरे को पता ही नहीं होता था। और मैं अब जिसको ग्रहणी की चिकित्सा डालता हूँ ना, ऐसे लोगों को जिनका ये रहता बार बार लूज मोशन और ये, मैं उसको IBS की तरह ही IBS सोच के, तो वो जो रहते हैं ना जैसे वो आता है इक्विलिब, क्या बोलते हैं, इक्विरेक्स टेबलेट आता है उसमें, और उसमें क्लिनिडियम ब्रोमाइड, और वो जो मतलब इंटेस्टाइन मोटिलिटी को कम करता है वो। ये तो सोचते भाई इंटेस्टाइन की ज्यादा मोटिलिटी होगी तो इसीलिए बार बार लूज मोशन है, वो वहां पे स्टॉप करते हैं उसको इंटेस्टाइन मोटिलिटी को। पर हम जो एग्जैक्ट चिकित्सा करते हैं ना, जैसे बार बार करते हैं, तो मैं ग्रैनी का पार्ट रस देने से ही इतना मैजिक रिजल्ट आता है। पहले मैं थक जाता था 8-8 महीने खिलाने के बाद, अब एक दो बार 10 दिन का दवाई देने से ही उस पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम आने लगता है। जी सर। सर आप एच पाइलोरी की बात कर रहे हैं ना? कोई भी, जैसे इसकी बात कर रहे हैं ना सर, वो ग्रहणी दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, जैसे मैं इसको ना कंसेप्ट उसको ना IBS लेके सोचता हूँ। हाँ जी कौन सर, इसमें आपने ग्रहणी बोला ना, तो कौन सा ग्रहणी हम स्पेसिफिक मानते हैं कि कपज कृमि या कृमिजन्य हो, तो उसमें ग्रहणी तो टिपिकल कौन सा? मैम ग्रहणी दृष्टि तो सारे पित्तज ग्रहणी के भी लक्षण मिलते हैं बहुत सारे लोगों में, कफज ग्रहणी के भी। तो चिकित्सा तो मोस्टली थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, तो वो सारे ही लक्षण मिलते हैं, कफज वाले भी पित्तज वाले भी मिलते हैं, मिक्स वाले भी मिलते हैं। आदमन अटक भी रहता है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन से रहता है, तो आवाज कटी है। उसमें सर वातज ग्रहणी का भी थोड़ा सा मैम उसमें ना स्टूल का कलर का देखने पता लग जाता है ना, उसको पेशेंट को पूछते हैं भाई आपको येलो कलर का स्टूल आ रहा है, ब्लैक कलर का आ रहा है, और स्टूल में ज्यादा साउंड तो नहीं आ रहा, ठीक है ना, व्हाइट कलर का आ रहा है, तो उसमें हम ना अपने सर तो स्पेसिफिक मल से कैसे स्पेसिफाई करें कि येलो कलर का कौन सा होगा, ब्लैक कलर का तो आता है, ऐसा करेंगे क्या हम? येलो माने तो पित्त, वातज में तो मैम ब्लैक का ही आएगा, और पित्तज ग्रहणी में येलो कलर का आएगा, कफज में व्हाइट ज्यादा रहेगा और मिक्स रहेगा, तो उसमें सारा कुछ तीनों के लक्षण मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ तो हमने ना वहाँ पित्तज का कफज का तो अलग से एक अधिक ड्रग वो अलग से ऐड करनी होती है। थैंक यू सर। पाठक सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गौतम जी का सुन लेते हैं। हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर। ये एच पाइलोरी की बात कर रहे थे ना सर जी। तो मेरा एक पेशेंट था, उनको बर्निंग सेंसेशन होती थी पूरी बॉडी में, और खाना खाने के बाद उनको बहुत ही ज्यादा जलन होती थी, तो मैंने उनको एविपत्ति का चूर्ण और थोड़ा और पित्त शामक मेडिसिन दी, तो उससे भी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने फिर एंडोस्कोपी कराई तो उनको एच पाइलोरी आया। उसमें किट से भी टेस्ट कराते हैं ना, एच पाइलोरी किट से, उसकी ट्रीटमेंट भी ले ली, वो फिर भी ठीक नहीं हुआ पेशेंट, पूरी उन्होंने किट भी खा ली काफी दिन। तो जब उसको मैंने कामदूदा रस दिया सर, तब वो ठीक हुआ बिल्कुल,
तो उसमें एच पाइलोराई तो थी, लेकिन वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने भी उसको सब कुछ खिला लिया, लेकिन कामदूदा रस मोती युक्त जब मैंने उसको दिया तब वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हुआ। सर वो पीते ग्रहणी में आ गया ना फिर। हाँ जी, लेकिन मैं तो ये कह रहा था ना सर कि उसको एच पाइलोराई है तो उसको कृमि हम मान के चलें अगर, तो उसने कामदूदा रस ने भी उसमें रिस्पॉन्ड किया, ये कहना चाह रहा था सर मैं। तो बॉम्बे में ना डॉक्टर्स ये एच पाइलोरी में ना एंटासिड ज्यादा देते हैं। मैंने उनको किसी को एंटीबायोटिक देते हुए दिए देखा नहीं है, एंटासिड देखा है। और हमने भी यही काम दुखता और यही सब देके काफी, इवन एलोवेरा प्लेन भी देके ठीक किया है। एच पाइलोरी के पेशेंट है मेरे पास, वो काफी ठीक है ऐसे। हाँ जी सर, यही मैं कहना चाह रहा था कि उसका भी रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, उसमें बहुत ही अच्छा, पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो गया। और वो जी बहुत बढ़िया बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर हाँ जी प्रणाम, बताइए सर। सर मैं ये बोल रहा था जैसे एच पाइलोरी जब आता हैगा तो इसमें क्या कर्मिक मतलब इसमें कर्मिक चिकित्सा भी साथ में करनी है क्या? हाँ तो कृमि चिकित्सा करेंगे तो क्या दवाई देंगे? कृमि कुठार रस? हाँ वो मैं बोल रहा हूँ कि ये पेशेंट तो नहीं, ये दवाई नहीं देनी है, जो सिम्टम है उस हिसाब से वो दवाई देनी है। ऐसे पेशेंट में वही सूद शिखर कामदुधा सोनामार्क ही देते हैं। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि उसके साथ में क्या अपन कर्मिक दवाई भी दे सकते हैं क्या इसमें? दे सकते हैं, है ना, क्योंकि एच पाइलोरी तो बहुत जल्दी जाता नहीं है, इसमें तो 3-4 महीने इलाज चलता है इसका, तब जाके ठीक होता है जी। तो इसमें अपन मतलब डिवॉर्मिंग दे सकते हैं साथ में। हाँ सर पहले नहीं देते होगे तो अब दे के देख लेना, आपका भी अनुभव हो जाएगा और हमें भी शेयर कर देना। एक वो कृमि की चिकित्सा देने में कौन सा ज्यादा बड़ा वो होता है, कोई इतना ज्यादा साइड इफेक्ट तो होता नहीं, भी उसने कुछ खा लिया तो कुछ ऐसा हो गया। अब बाकी से सारे लोग करके देख लेंगे, मैं तो जरूर करूंगा। सर मेरा अनुभव है कि कभी भी कोई मतलब ऐसा कोई मतलब क्रोनिक डिसीज का पेशेंट जब आपके पास आता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो एजियोस्पर्मिया का हो, चाहे वो आपका अम्लपित्त का हो, चाहे वो स्किन डिसऑर्डर का हो, कर्मिक चिकित्सा तो आपको करनी ही है। और मैं तो अक्सर करता था सर, उसमें एल्बेंडाजोल तो जरूर देता हूँ ऐसे पूरा क्रोनिक पेशेंट को, कोई भी हो। की कर्मिक चिकित्सा से ठीक किया था, है ना, वो मतलब उसको मतलब देखा तो उसके स्पर्म काउंट नील थे, तो उसमें मैंने उनका स्टूल टेस्ट कराया था, तो उसमें कृमि आई थी उसमें, तो उसके साथ साथ में मैंने उनको ये भी चिकित्सा दी थी, कर्मिक चिकित्सा दी थी, उससे उनका स्पर्म काउंट भी बहुत अच्छा बढ़ गया था। तो वो तो फिर कोई भी मतलब कष्ट साध्य रोग अगर है, बहुत रिकरेंट हो रहा है या बहुत दिन से ठीक ही हो रहा, तो उसमें कर्मिक का पे तो विचार करना ही है अपन के लिए, वो चिकित्सा देना है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, HIV पॉजिटिव था वो, और उसको एक ही प्रॉब्लम थी कृमि की, कि उसको इतने कीड़े काटते थे, उतने कीड़े गिरते थे मतलब उसको, और वो इतनी अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल और क्या क्या दवाई खाता था, लेकिन वो ठीक नहीं होता था। तो वो मतलब अपने कर्मिक चिकित्सा जब मैंने दी उसको, मैंने उसको नीम तेल का पिच्चू धारण कराया और नीम तेल ही खाने दिया, तो वो ठीक हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो कर्मिक का तो सर बहुत मतलब महत्व है, इसका इलाज तो करना है। वैद्य एच पाइलोरी की कुछ चिकित्सा कोई वैद्य बता मिस हो गया बीच में, तो वो थोड़ा रिपीट कर दें। एच पाइलोरी में मैडम नहीं, आपको सूज शिखर है, कामदुदा है, सोनमार्क है, धात्री लो है, अम्लपित्त मिश्रण है, इससे ठीक हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक देनी पड़ती है। एक्चुअली जैसे सर अभी कह रहे थे ना कि हमने उसको एच पाइलोरी डायग्नोज किया और हमने कामदुदा रस से उसको ठीक किया, तो ये सर बहुत आपका ये बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, क्योंकि जो रस औषधि की बात हम जहाँ भी करते हैं ना सर, तो वो तो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक से तो उनका कोई कहना चाहिए कि कंपैरिजन ही नहीं। तो आप पारद के बारे में पढ़िए, आप गंधक के बारे में पढ़िए, आप कज्जिली के बारे में पढ़िए, फिर जो भी रस औषधि हम बनाते हैं उसमें कोई ना कोई ड्रग जरूर मिली होती है, तो वो तो अपने आप में ही जीवन रक्षक औषधि मानी गई है, और बहुत ही उसको कहते हैं ना कि बहुत ही कम मात्रा में देना है, और वो जो है उसके साथ फिर एंटीबायोटिक जैसी चीज का, जैसे आपने कहा कैश पाइलरी में मैंने एंटीबायोटिक नहीं दी और मैंने कामदुधा रस दिया, तो यहाँ नेचुरल सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उसमें वहां वो जीवाणु थे या किसी तरह के कृमि थे, और उस कृमि का जो शमन हुआ वो आपको कृमि इस कामदुधा रस से ही हुआ है।
तो रसौंधी के बारे में, पारद गंधक के बारे में, कजली के बारे में इन्होंने हर जगह लिखा है कि ये जो है वो कृमिनाशक है, जीवाणुनाशक है, शोथनाशक है। तो और बहुत अच्छी सी बातें उन्होंने रसौंधी में बताई गई है। तो मुझे नहीं लगता कि एंटीबायोटिक और रसौंधी का कोई भी कंपैरिजन है। रसौंधी बहुत सुपर ड्रग्स है, तो इसलिए उसको आपको उसका इफेक्ट मिला। और बिल्कुल आपने उन्होंने मैडम मैम, सही कहा। हाँ, और मैम वंदना मैम यही बात हो रही थी कि सर बोल रहे थे कि एच पाइलोरी उसको डायग्नोस हुआ था और उसके बाद कई जगह उसने ट्रीटमेंट लिया था, उसको रेस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन कामरूधा रस से, मौक्तिक वाले कामरूधा रस से उसको रिजल्ट मिला था। तो वो एच पाइलोरी में उसको कैसे रिजल्ट मिला, तो मैंने किसी को क्लेरिफाई किया। जी मैम। जी थैंक यू मैडम। मैम जहाँ पारद और कजली का, पारद का और गंधक का आ गया ना, वो तो हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ही हो गए ना। जी जी जी। और दूसरी बात, हमारा जो प्लस पॉइंट है जो है हमारे नैनो पार्टिकल है, जैसे जो आज नैनो मेडिसिन की बात होती है, तो ऑलरेडी हमारी नैनो मेडिसिन पहले से चली आ रही है और वो जाके साइट पर ड्रग डिलीवरी करती है, तो इसलिए फास्ट एक्टिंग में माना गया है। तो एंटीबायोटिक भी है और साथ में जो है नैनो मेडिसिन की तरह भी काम करती है। तो मेरा एक पेशेंट था और वो उसको 1.5-2 महीने वो प्रवाल पंचामृत और मुक्ता, कामरूधा मुक्ता जो उसने खाया था, उसको एसिडिटी के सिम्टम रह रहे थे, लेकिन बाद में वो पीजीआई चला गया, वहाँ उन्होंने उसका एंडोस्कोपी की और फिर उसको एच पाइलोरी निकला था, तो सिम्टम रिलीव नहीं हुए थे इससे 1.5-2 महीने काम के बाद। हाँ सर, एक्चुअली यही है जैसे हम जिसको डायग्नोस करते हैं अम्लपित्त, परिणामशूल, अनुद्रवशूल, तो वो मेडिसिन, उनकी मेडिसिन बहुत लाभकारी नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन इस तरह कष्ट साध्य, हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि ये तो लॉन्ग टर्म डिजीज होती है। और वो कहने की बात है कि कॉज उसका एच पाइलोरी है, लेकिन एकदम इसका जो हम अगर स्टडी करें तो वो सच में वो गृहिणी चिकित्सा से ही उसमें आराम मिलेगा। और जो गृहिणी चिकित्सा के बारे में हमारे शास्त्र बताते हैं, अगर हम प्रॉपरली करते हैं, और आपने भी देखा होगा कि जो इस तरह के केस आते हैं हम लोग के पास, हम लोग सभी मेडिसिन देते हैं, सभी लोग चिकित्सा करते हैं, तो अम्लपित्त वाले केस या अल्सर वाले केस, ये जो भी हमारे जीआईटी में जो हमारे पास मेडिसिन हैं, सुपरसीड करते हैं हम लोग मॉडर्न मेडिसिन को। और हमारे पास पेशेंट आते हैं स्पेशली उसी के लिए जिसमें हम लोग गहरी चिकित्सा करते हैं, और हम लोग बहुत ही लाभ मिलता है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि अम्लपित्त वगैरह केसेस में हमें, अगर हम कंपैरिजन स्टडी करें मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद मेडिसिन से, तो आयुर्वेद मेडिसिन वहाँ सुपरसीड करती हैं, बहुत फायदा देती है पेशेंट को। और उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि पेशेंट को किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता वहाँ। जी थोड़ा सा ब्रेक ले ले क्या? जी हाँ आप अंजना, पवन जी। हाँ अंजना मैम, हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए अंजना सर। मैम। जी सर बताइए। जी सर। हाँ जैसे हम बल्कि ये एलोपैथिक में तो एच पाइलोरी की जो किट देने के बाद है ना, सगों और ज्यादा ग्रहणी दुष्टि हो जाती है, पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है, ब्लोटिंग रहना स्टार्ट हो जाती है, खाता नहीं है पेशेंट, मतलब बहुत अजीब अजीब लगता है, और अमोक्सिसिलिन हो जाता है, इतनी घबराहट बेचैनी होती है। जी समटाइम्स बहुत मोशन शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, इतना ज्यादा मोशन होने लगते हैं कि पेशेंट एकदम चक्कर खा के गिर जाता है, बहुत वीकनेस महसूस करता है। जी टॉलरेट ही नहीं कर पाता मैम मेडिसिन, जो वीक बल का पेशेंट है ना, हमारी ये भी बड़ी बात है, हमारे बल के अनुसार हमारे शास्त्रों में कहा बल्ले के अनुसार औषधि देनी चाहिए, कुमार सुकुमार का वो करके, तो एलोपैथ में तो ऐसा कंसेप्ट इतना है नहीं उसका। देश, बल, काल, प्रकृति, वह बहुत ज्यादा उन्होंने बताया है। हाँ बहुत ज्यादा बताया, उसमें नहीं है। दशविध परीक्षण करके, अष्टविध परीक्षण करके ही आपको मेडिसिन चलाई, इसके अलावा। जी सर। बच्चों में सिर्फ डोज में अकॉर्डिंग वेट होता है, बड़ों में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, बड़ों में तो एडल्ट डोज ही है, चल एज होगी तो 2 एडल्ट डोज चाहिए, उसका बल बिल्कुल ही कम हो और खा के पेशेंट बीमारी और ज्यादा हो जाए। टाइम हो गया, हम लोग 1 मिनट बाकी है। हाँ अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग। जी सर नमस्कार सभी।